मैं रणधीर हूँ। देखिए, क्या कमी था बाबा साहब? तो आपको एनएसजी में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हम लोग का तो अधिकतम औकात ही जिला परिषद मुखिया इन सब में हो रह गया। जनता डर क्यों रही है आप लोगों? लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि वो स्वार्थ नहीं है उनके पास, तो स्वार्थी नहीं बन पा रहे हैं। हम बटन दबाते समय ये सोच के दबा रहे हैं कि फलाना भैया को जिता। चेतना मंच का कोई ऐसा कार्य जो अब तक सबसे बड़ा कार्य और सबसे बड़ा कदम होगा? आप विधानसभा में आने वाले हैं, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगली पढ़ रहा हूँ और नौकरी नहीं लगेगा तब क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सवाल जवाब पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट हैं रणधीर कुमार सिंह जी, जो कि एनएसजी में हैं और सरकारी अधिकारी आप बोल सकते हैं। ये परिवर्तन चेतना मंच के संरक्षक भी हैं और इस समय रामगढ़ में जन सेवा, जन समाज जैसे बात कर रहे हैं। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है कि रामगढ़ की इस सरजमी से इतने काबिल बच्चे निकल रहे हैं कि पॉडकास्ट ले रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि लोकल बच्चे हैं, कोई कैमरामैन है, कोई असिस्टेंट है, कुछ और कर रहा है। तो यह मैं मान सकता हूँ कि एक प्रगति है और युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है। बिल्कुल। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं रणधीर हूँ और मैं रामगढ़ की इसी मिट्टी का से जन्म लिया हूँ, पला बढ़ा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। उसके बाद हायर स्टडीज मेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू से हुई है और अभी वर्तमान में मैं भारत सरकार में विधिक सलाहकार के पद पे कार्यरत हूँ। और रामगढ़ में मैं जो है संरक्षक हूँ परिवर्तन चेतना मंच का। परिवर्तन चेतना मंच एक सामाजिक संगठन है और एक कोशिश है कि रामगढ़ क्षेत्र से कहीं से कोई भी अगर अपने आप को अकेला महसूस करता है किसी भी काम को लेकर, तो परिवर्तन चेतना मंच उसके लिए एक सहायक के रूप में कार्य करेगा। जी। अपना जब आप एनएसजी बनने का जब सपना देखे तो सबके मन में होता है कि एनएसजी कैसे बने, कैसे कार्य होगा, वो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूपीएससी 2008 बैच का हूँ और बेसिकली शुरू में एनएसजी को मैं भी नहीं जानता था। और एनएसजी जो है वो एक भारत की स्पेशल फोर्स है जिसमें 100% डेपुटेशन से लोग आते हैं, सारे फोर्सेस से और पुलिस से जो बेस्ट लोग होते हैं उनको सेलेक्ट करके इसमें ट्रेंड किया जाता है और सारे लोग डेपुटेशन क्या लेते हैं। एक सीमित अवधि होती है 7 इयर्स की और उसके लिए देश के लिए काम करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। वर्दी तो अपने आप में प्राउड की चीज है। जी बिल्कुल। और आपके इस यूपीएससी के संघर्ष दौर में बाहर सुनने को मिला था कि आपके कोई जमीन में बिक गई, तो क्या सच है? मेरा यहाँ एक आपने बहुत पीछे की याद दिला दी मुझे। और हम जब पढ़ाई के दौर से जब हम गुजर रहे थे और समस्याएं थी, और मेरा मानना है कि हर छात्र के घर में समस्याएं होती हैं। जी। तो मेरे पास मेरे पिता किसान हैं और माता जी गृहिणी हैं। तो ऐसी स्थिति में हम दो भाइयों के पढ़ाई का खर्च जो है वो बड़ा मुश्किल होता था। मेरी इच्छा थी कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र बनूं और भैया भी पटना में पढ़ते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग के पास कोई चारा नहीं था। तो एक बार मेरी पढ़ाई पैसे के अभाव में बनारस से छुड़ा के घर बुला दिया गया था मुझे। घर आ गए थे? घर आ गया था मैं पूरा सामान वामान लेके और रामगढ़ में इंटरमीडिएट किया। तो यह था कि नहीं, मुझे तो कुछ करना ही करना है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो जाएंगे कहाँ, कोई नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमने पिताजी को बोला कि जो हम लोगों के हिस्से की जमीन है वो आप बेच दीजिए। और 2 बीघा बेचा गया और उस 2 बीघे का प्रेशर तब तक रहा जब तक नौकरी नहीं मिली। तो मेरा भी एक संदेश है रामगढ़ क्षेत्र के सारे गार्जियन से कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कभी पीछे मत हटिए। कभी भी वह जमीन आ जाएगी, कभी भी आपके पास संपत्ति आ जाएगी, अगर आपका बच्चा पढ़ लेगा तो आप जरूर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। यह एक संदेश है। तो पिताजी का उस समय आपका क्या रिस्पॉन्स था जब आप बोले कि पिताजी घर बेच दीजिए? पिताजी का बहुत तो नहीं था, लेकिन पिताजी को यह था कि मैं अपने बाप दादा की संपत्ति लोग बढ़ाते हैं और मैं अपने बाप दादा की संपत्ति को कम कर रहा हूँ, यह उस समय उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। और उस बात का प्रेशर हम लोगों को था कि अगर मेरे पिताजी ने 2 बीघा बेचा है तो हमारा एज अ बच्चा होने के नाते यह कर्तव्य बनता है तो वह 2 बीघा इनको जब नौकरी मिल जाएगी हम इनको लौटा देंगे, ताकि हमारे पूर्वजों की जमीन कम ना हो। जी बिल्कुल। तो आपके इस वर्दी जब आप पहने थे, आपका सिलेक्शन कब हुआ था? कब? 2000? मेरा सिलेक्शन 2008 यूपीएससी का हूँ तो 2009 में रिजल्ट आया था और 2010 में मैंने पहली बार वर्दी पहनी थी। तो कैसा लगा वर्दी जब आप पहने?
वर्दी पहनने से ज़्यादा अच्छा लगा था जब रिजल्ट आया था। मैं उस खुशी को बयां ही नहीं कर सकता, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति जब अपने रिजल्ट सीट में एक स्टूडेंट अपना नाम देखता है और मेरे ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं, बाल खड़े हो रहे हैं, और मैं उन दिन के सफ़र को याद करता हूँ कि मैं कितनी परेशानी थी, माँ मेरी बीमार थी और घर की स्थिति खराब थी, और वैसे दौर में मेरा रिजल्ट आया तो ऐसा लगा जैसे सारा जहां मेरा हो गया। और मुझे याद है कि मैं इलाहाबाद में था, और इलाहाबाद में उसी समय एक रिजल्ट वाले दिन ही एक फौजी नीचे था, कैप्टन, वो शहीद हुआ था। मैं उसके 100 के पास खड़ा था और देख रहा था कि कैसे 100 को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तभी तक मेरा पीछे से दौड़ता दौड़ता मेरा दोस्त आया और बोला, अरे यार सुन, रिजल्ट आया है यूपीएससी वाला। तो हमने कहा तेरा क्या हुआ? तो बोला, यार मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे लगा यार ये तो मुझसे पढ़ने में कमजोर था, इसका मतलब मेरा भी हो गया होगा। लेकिन फिर भी डर लगता था क्योंकि यूपीएससी का तो पता ही नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसा करो, मेरा मन नहीं कर रहा है रिजल्ट देखने का, तुम मेरा रिजल्ट देख के आओ। और हर स्टूडेंट के साथ ये होता है। और मैं अपने आप को समझता था कि नहीं मैं खुद रिजल्ट नहीं देखने जाऊंगा, क्या पता मेरा लक खराब हो। और मुझे याद है कि वो रोल नंबर मैंने उसको दिया तो मुझे रोल नंबर याद नहीं था, 701 था और मैंने 702 बता दिया था। वो जाया और जाके आके बोला कि नहीं तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने प्लान किया कि अच्छा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं जाऊंगा और बैठूंगा, मंदिर एक हुआ करता था शिवकुटी में, कि शिवकुटी मंदिर में बैठूंगा, सोचूंगा आगे का जीवन क्या होगा। तो मेरा बचपन का मित्र मुरली मनोहर है गुड़सरा का, वो मेरे साथ ही रहता था। वो दौड़ के आया, बोला यार तेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सांत्वना देने आए हो। फिर मैं जब गया साइबर पे, मैं अपना रिजल्ट देखा और अपना नाम पढ़ा, तो मैं क्या ही बता सकता हूँ, वो तो समय ही कुछ और था। और मुझे लगता था कि इस दुनिया में कोई न कोई डायरेक्टर है, जब आप बहुत बड़ी समस्या में होंगे, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो एक दरवाज़ा खुलेगा और वही दरवाज़ा आपको सफलता की राहों पर लेके चला जाएगा। और हर बच्चे के साथ ये होता है, जब आप चारों तरफ से परेशान होइएगा, परिवार से परेशान हो जाइएगा, बीमारी से परेशान हो जाइएगा, ताने से परेशान हो जाइएगा, तब आपके पास सफलता आएगी, उससे घबराना नहीं है। कठिनाई आ रही है ज़्यादा समस्या, जब ज़्यादा कठिनाई आने लगे तो समझिएगा कि एकदम तुरंत अब दरवाज़ा खुलने ही वाला है बस। तो जब लापसाना का आपका सफर कैसा रहा, क्योंकि यूपीएससी के लिए करने के बाद लापसाना जाया जाता है ना? हाँ, तो वहाँ का सफर? नहीं वहाँ हम लोगों का नॉर्मल फाउंडेशन कोर्स था, सफर हमारी एकेडमी थी और एकेडमी में बहुत अच्छा रहा। एकेडमी कभी अच्छी नहीं होती है, ऐसे लगता है कि चलो ठीक है ट्रेनिंग एक रूटीन को तोड़ के एक व्यक्ति जो रात को 1 बजे तक पढ़ रहा है और सुबह 6 बजे 7 बजे जग रहा है, उसको फिर सुबह जगने के साथ, चूंकि मैं पुलिस सर्विस में था तो सुबह जगते ही दौड़ना, पीटी करके आने के बाद भाग के आगे ब्रेकफास्ट करना, फिर ड्रिल करना और ड्रिल के बाद फिर क्लासेस जाना। तो वो सारी चीज़ें लगता था कि ये एक सफ़र है और पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन अच्छा तब लगा जब उस ट्रेनिंग के दौरान 3 महीने के बाद वेतन आया। अच्छा। तो मेरा मानना है कि ट्रेनिंग से ज़्यादा अच्छा मुझे पे आया तो ऐसा लगा कि जैसे आप समझ लीजिए कि खूब तेज गर्मी पड़ रही हो, दरार पड़ा हो ज़मीन पर और अचानक से बारिश होने लगे, और जैसे किसान अपने उस ज़मीन को देख के खुश होता है, उससे 10 गुनी खुशी से मुझे लगा कि यार मेरे पास वेतन आया है। जिस व्यक्ति के पास 700 रुपये इलाहाबाद में जुटाने मुश्किल होते थे, उसको पहले महीने का वेतन 70,000 रुपये मिला। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता था इतना पैसा करूँगा क्या मैं, यार मैं तो 700 रुपये का जीने वाला आदमी जी। तो बड़ा अच्छा सफ़र है और जीवन में सबके आए, यही प्रभु से मेरी कामना है कि हर व्यक्ति के जीवन में आए। और जब आपको वर्दी मिला, जब आप वर्दी पहने वर्दी के साथ जब मुझे स्टार मिला, और स्टार्टिंग 3 स्टार से हमारी होती है, तो जब मैं 3 स्टार लगाया और तो मैं दिन भर अपने को शीशे में देखता रहा कि कैसा लग रहा हूँ। फिर लगता था थोड़ा डोले सोले नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, वर्दी में डोले सोले होने चाहिए। फिर कभी लगता था कमर पतली है इसलिए लग रहा है कि सरक रही है वर्दी। फिर कभी लगता था कि यार थोड़ा सा बॉडी होना चाहिए तो वर्दी और अच्छी लगती है। फिर मैं कुछ दिन पिस्टल पीछे खोजता था, होता है ये ऐसा शौक होता है। हाँ शौक होता है, तो पीछे पिस्टल खोजता था तो कमर मेरी पतली थी, तो बड़ा दिक्कत होता था मुझे। तो मुझे लगा यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही चलते रहता है। शुरू के दिनों में तो ये भी ध्यान रहता है कौन सैल्यूट मार रहा है कौन सैल्यूट नहीं मार रहा है, मारना चाहिए बड़े लगता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे रूटीन में आ गए। तो जानते ही हैं कि जब आदमी रूटीन में हो जाता है तो फिर नॉर्मल हो जाता है।
और अच्छा है। मेरा यह मानना है कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ जिसे वर्दी पहनने का मौका मिला। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ जिसको आर्मी के साथ अटैचमेंट रहने का मौका मिला। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ जिसको देश के सबसे बड़े मतलब अंतिम रिसोर्सेस ऑफ कह सकते हैं, जब टेरर अटैक होगा, एनएसजी से बड़ी कोई फोर्स नहीं है इस इंडिया में, उसका मैं मेंबर हूँ। यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। तो आप एनएसजी में, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां और कुछ प्रेशर भी होते होंगे? होते हैं। आप अधिकारी हैं तो आपके पास हमेशा ही प्रेशर होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और उसी के पैसे सरकार देती है। जी बिल्कुल। तो उसी के प्रेशर में जब आपको कोई फैसला लेना होता है तो उस समय आप कैसे निर्णय लेते हैं कि मान लीजिए ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से मुझे कोई निर्णय देखिए, मेरा यह मानना है कि आदमी को जब भी कोई निर्णय लेना चाहिए तो हमेशा राष्ट्र की बेहतरी के निर्णय लेना चाहिए कि किस तरह के हम निर्णय लेंगे जिससे हमारे देश का भला होगा। और हम आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन आप वर्दी पहनिएगा, जिस दिन आपके ऊपर सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का भार आएगा, ऑटोमेटिक आपके लिए देश के प्रति प्यार 100 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल। मैं नक्सल की बात बताता हूँ कि नक्सल में मेरी पोस्टिंग थी, मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी और हम रात भर फायर में थे। और मैं आपको बताता हूँ कि जब उस समय फायरिंग होने लगी तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रहा था कि कुछ भी हो जाएगा, मुझे यहाँ से हटना नहीं है, लगातार फायर करते रहना है, इनको मार दूंगा क्योंकि हमारे देश के दुश्मन हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। प्राउड मोमेंट होता है। फायरिंग हमेशा प्राउड मोमेंट होता है। फायरिंग के बाद का जो लॉस है या प्रॉफिट है वो आप भले काउंट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग फायरिंग आपके अंदर नेशनलिज्म चरम पे होता है। उस राष्ट्रवाद को किताबों में नहीं लिखा जा सकता, उस राष्ट्रवाद को किसी विचारधारा से नहीं बांधा जा सकता। वह राष्ट्रवाद डिफरेंट टाइप का राष्ट्रवाद होता है जहाँ मन करता है कि मैं ही देश हूँ। जनता और सरकारी जो कर्मचारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं, एनएसजी में है, डिफेंस में है, जनता डर क्यों रही है आप लोगों से? मतलब जो देखते हैं कि यार पुलिस वाला सामने आ रहा है तो दूरी बना लेती है, अरे भागो, छुप के भागो। मतलब आप तो सुरक्षा के लिए हैं। उसके पीछे कारण है कि जनता को पढ़ना चाहिए। जो शिक्षित जनता है वो कभी नहीं डर रही है। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि जो आज का युवा है वह नहीं डर रहा है क्योंकि वह कानून जानता है। आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है। आज का युवा यह जानता है कि मुझे अधिकार मिले हैं तो इसके साथ साथ मेरे कुछ देश के प्रति कर्तव्य भी हैं। जी। तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वर्दी भय नहीं, वर्दी सहायक के रूप में कार्य करता जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि लोगों को शिक्षित होने की जरूरत है, अपने कानून को जानने की जरूरत है और भारतीय न्याय संहिता को पढ़ने की जरूरत है। आपका कोई ऐसा पल आया इस डिफेंस लाइन में जिसमें आप थोड़ा भावुक हो गए हो कि नहीं यार कुछ दिक्कत? अक्सर आते रहता है। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे साथ मेरा परिवार है, जवान जो लोग हैं वो हमेशा आते रहते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते रहते हैं। तो मैं बड़ा भावुक रहता हूँ। बहुत छोटी छोटी समस्या, एक जवान अगर काम कर रहा है देश के लिए और जब वो लौट के अपने गांव आता है तो देखता है कि हमारे घर के लोग ही मुझे परेशान कर रहे हैं, हमारा समाज मुझे परेशान कर रहा है, तो वो जा के अक्सर कहते हैं कि सर आप तो बताते हो राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए। सर हम लोग जब जाते हैं गांव में तो देखते हैं हमारा पड़ोसी हमसे लड़ रहा है, तो बड़ा बुरा लगता है उस समय। और हम एज अ सोल्जर इस बात को बता सकता हूँ कि प्लीज आप अपने सोल्जर्स का जरूर ख्याल रखें। बहुत ही बुरे परिस्थिति में आपके लिए और अपने देश के लिए वहाँ लड़ रहा है। और इस समय हमारे रामगढ़ विधानसभा में मतलब विगत 1 महीने से चल रहे परिवर्तन चेतना मंच के काफी जोरों शोरों से इसका नाम सुना जा रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय। तो ये परिवर्तन चेतना मंच की स्थापना कब हुई थी और इसके मेन स्थापक कौन है? मैं बताता हूं कि परिवर्तन चेतना मंच कोई नई संस्था नहीं है इस रामगढ़ के लिए। परिवर्तन चेतना मंच बहुत पुरानी संस्था है और 2008 में इसकी स्थापना अनीश सर लोगों ने करी थी। उस समय अनीश सर हुआ करते थे, अरविंद गुरुदेव थे, प्रदीप मुखिया थे, अमर कुशवाहा थे और हमारे बड़े भाई हैं रंजीत सिंह, वो लोग हुआ करते थे और राम लड्डू चंद्रवंशी हैं। 2008 में स्थापित हुआ था और तब से धीरे 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 परिवर्तन चेतना मंच काम कर रहा था। कई सारे कभी सम्मेलन रामगढ़ में हुए, कई क्षेत्रों में पेड़ लगाए गए, कई जगह पे हम लोगों ने पहले एक नियम बनाया था कि जिसके यहाँ लड़की पैदा होगी उसके यहाँ परिवर्तन चेतना मंच एक पौधा देता था। रामगढ़ में दलित बस्ती है, वहाँ पे जाके एक सदस्य पढ़ाता था बच्चों को। और अब परिवर्तन चेतना मंच वाकई जो चेतना जगाने वाला काम होना चाहिए उस काम में आया हुआ है। और मुझे जब से संरक्षक की जिम्मेदारी मिली हुई है तब से मेरा यह उद्देश्य है कि हम टुकड़ों में बट के और नहीं इस समाज को सशक्त कर सकते हैं। जब तक समाज के अंदर
चेतना का नहीं आएगी, जब तक समाज को अपने हक की जानकारी नहीं होगी, जब तक इस सोसाइटी को यह पता नहीं चलेगा कि मेरे क्या क्या अधिकार और मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं, तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता। तो हम अधिकार और कर्तव्य बस बता रहे हैं। जी बिल्कुल। आप दूसरों को प्रेरणादायक हैं, आप लोग प्रेरणा ले रहे हैं। आपके प्रेरणादायक कौन है जिससे आप प्रेरणा लेके ये सब समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जन जन सेवा कर रहे हैं सबका? मैं बता रहा हूँ, मुझे जो प्रेरणा मिलती है वो भगवान बुद्ध से मिल रही है। और भगवान बुद्ध का मैं मानता हूँ कि अगर वो भगवान बुद्ध सिद्धार्थ ही रहे होते, अगर वो जाके 4 साल 6 साल तपस्या नहीं किए होते, तो मुझे यह मानना है कि अगर सिद्धार्थ से बुद्ध बनना है तो आपको तपस्या करना होगा। केवल भगवान राम से मैं प्रेरणा लेता हूँ, वह राजा राम रह गए होते, अगर वो जंगलों से भटक के रावण को नहीं मारने गए होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। मैं प्रेरणा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेता हूँ कि देखिए क्या कमी था बाबा साहब को। बाबा साहब पढ़ाई के उस स्तर पर चले गए थे जहाँ आराम से राजतंत्र में नौकरी करते, खूब बढ़िया मिनिस्टर बनते, लेकिन दलितों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया में जितनी उम्र जीना था उससे कम उम्र जी के चले गए और एक दलितों को हक देकर चले गए। मैं प्रेरणा का स्रोत स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ कि जिसने हिंदुस्तान इस इंडिया का नाम रोशन किया शिकागो सम्मेलन में जाके बोल के। मैं राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को आदर्श मानता हूँ कि जो व्यक्ति अनवरत काम करते करते इस देश के लिए चला गया। इन सारे लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है कि अगर आपको मानव जन्म मिला है और आप सक्षम है तो इस कंट्री के लिए काम करिए, इस देश के लिए काम करिए, अपनी सोसाइटी के लिए काम करिए, अपने लोगों के लिए काम करिए। तो प्रेरणा परिवर्तन चेतना मंच का कोई ऐसा कार्य जो अब तक सबसे बड़ा कार्य और सबसे बड़ा कदम होगा एक मंच के द्वारा? परिवर्तन चेतना मंच का सबसे बड़ा कार्य इस रामगढ़ की धरती पर यह है कि परिवर्तन चेतना मंच हर दल, हर जाति, हर समाज के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो कि आज के समय में संभव नहीं है। जब आदमी दल के आधार पर कार्यकर्ता बन जा रहा है, जाति के आधार पर अपने आदर्श बना ले रहा है, ऐसी स्थिति में परिवर्तन चेतना मंच एकमात्र संगठन है जो सारे दल, सारे जाति, सारे धर्मों को एक साथ करके इस समाज को एक दिशा दे रहा है। दूसरा कदम, बहुत दिनों से हमने परिवर्तन चेतना मंच के तहत 600-700 इस क्षेत्र के लोगों की दवाई एम्स में हम लोगों ने कराया है। बहुत सारे एम्स में, बिहार के नहीं, रामगढ़ की बात बता रहा हूँ, रामगढ़, कैमूर, मोहनिया, 700-800 लोगों की दवाई कराए। अभी आप कुछ दिन पहले यहाँ मिलिएगा, एक चाउमीन वाला है, यहाँ चाउमीन बेचता है, उसके पूरे पैर खराब हो गए थे, पैर सड़ने वाला था, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो 5-7 लाख रुपए खर्च के आए। हमारे संगठन को उसने संपर्क किया और हमारे संगठन ने जो है वो उसकी दवाई कराई, उसको 1 रुपये नहीं लगा, ठीक हो गया। रामगढ़ का एक ग्राम प्यारे माली का लड़का है, हाथ नहीं उठता था, उसका हमने काम कराया। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जिनका परिवर्तन चेतना मंच काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं खुद ही अपनी वेतन का 40% लोगों के लिए खर्च कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको इससे करना चाहिए कि हमें वेतन में कुछ % लोगों के लिए दान किया जाए। तो अगली पीढ़ी में हम देखते हैं कि अगर आप समाज में घूम रहे हैं, हर गली मोहल्ले में आप जा रहे हैं इस समय, तो जन जन सेवा करें, तो आपको सबसे बड़ी कमी किस क्षेत्र में दिख रही है कि लोगों के पास इस क्षेत्र की कमी है, इसका नहीं है, थोड़ा सा वंचित रह जा रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ के लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि वो स्वार्थ नहीं है उनके पास, वो स्वार्थी नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? जब तक आप स्वार्थी नहीं बनिएगा, जब तक आपको अपने हक की मांग नहीं करिएगा, तब तक आपको हक मिलेगा कैसे? आपका स्वार्थी है कि मेरा भला हो ना हो, भैया जी का भला हो जाए। तो भैया जी का भला हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है। आप वोटिंग का पैटर्न यहाँ देखिएगा, यहाँ जो लोग वोट दे रहे हैं वो अपने लिए नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं कि ईद फलाना दल का जीतना चाहिए, ईद फलाने दल का जीतना चाहिए, ईद फलाने दल का दोनों को हराओ, तीसरे दल को जिता दो बस। इसलिए नहीं कि मेरे लिए शिक्षा कौन देगा, मेरे लिए रोजगार कौन देगा, मेरे लिए पढ़ाई का कौन देख रहा है, मेरे लिए चिकित्सा कौन दे रहेगा, ये मतलब नहीं है। ये मतलब है कि नहीं उनको हराओ, उनको जिताओ, उनको बढ़ाओ, इनको घटाओ, तो वो लोग बढ़ रहा है, घट रहा है, आप वहीं के वहीं है। और बहुत सारे रामगढ़ के क्षेत्र में ही अगर आप काम कर रहे हैं ज्यादा देर तक, तो रामगढ़ के क्षेत्रवासियों का ही सवाल आया है कि आप विधानसभा में आने वाले हैं, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगली बार। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी औकात ही क्या है कि मैं रामगढ़ विधानसभा में आ जाऊं। क्यों भाई, आप देखिएगा रामगढ़ विधानसभा में आपको आने के लिए कितनी दिक्कत है। आपके पास मेरे से कम बुद्धि है, आप आ सकते हैं। हम लोगों ने सोसाइटी नहीं बनाया कि एक सामान्य घर का बच्चा इस विधानसभा के लिए आ जाए। हम लोग का तो अधिकतम औकाती जिला परिषद मुखिया ये सब है, वो रह गया है। इसी को तो चेतना को बदलने के लिए परिवर्तन चेतना मंच काम कर रहा है कि ताकि आपको ये सवाल पूछना ना पड़े। अगर मैं विधायक का बेटा होता तो मुझसे कोई नहीं पूछता, बोलता ना भविष्य का विधायक भैया ना हो,
अगर मैं सांसद का बेटा होता तब भी आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते। आप इसलिए पूछ रहे हैं कि मैं एक सामान्य किसान का बेटा हूं, तो लोग पूछता है कि भाई किसान का बेटा कैसे आएगा राजनीति में। मेरा यही मानना है कि मैं मजदूर के बेटे को राजनीति में लेकर आऊंगा, और आना चाहिए। पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, अच्छे बच्चे नहीं आएंगे, गरीब घर का बच्चा नहीं आएगा, तो गरीबों का दर्द समझेगा कौन। मैं बस जरिया था आपको कहने के लिए कि आप रामगढ़ विधानसभा में आइएगा अगली बार। मेरा जहां तक ये जनता का सवाल है, आप मेरा जहां तक कहना चाह रहे हैं तो जनता का सवाल है, और जनता चुनती है। मैं कौन होता हूं कहने वाला कि मैं विधानसभा में आऊंगा? मेरे कह देने से कोई विधानसभा में भेज देगा? नहीं, लेकिन एक पता है ना कि नहीं, हम भी ये पूरा जनता डिसाइड करेगी, ये मैं हूं ही नहीं। जो कि पढ़ना होता तो मैं कह सकता हूं कि हाँ लाइए मैं किताब पढ़ के पास कर जाऊंगा, लाइए मैं दिखा दूंगा साल भर में। जब करना ही मुझे नहीं है, चुनना ही जनता को है, तो जनता जानेगी कि लाना है कि नहीं लाना है। क्या आपको जनता चुनेगी तो क्या आप आएंगे विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? आप वो जनता चुनेगी तो देखेंगे। नहीं, मान लें चुनेगी तो आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, चुनेगी तो आएंगे, नहीं चुनेगी। चुनने का मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का विश्वास नेताओं पर से हट गया है। तो मेरा यह मानना है कि जनता मुझे भी अभी तुरंत नेता के रूप में नहीं देखना चाहती है, और नहीं भी देखना चाहिए। कई लोगों ने आकर उनको ठगा है। तो सबसे जरूरी है जनता के विश्वास को जीतना। जरूरी है जनता के दिमाग में यह बात को ले आना कि पढ़ा लिखा लड़का, आपके घर का लड़का कैसे आपके लिए काम कर सकता है। वो हो सकता है कि रणधीर के नाम से ना आए, हो सकता है अनिकेत के नाम पर आ जाए, हो सकता है किसी पीयूष यादव के नाम पर आए, कोई गुड्डू मुसहर आ जाए, आना चाहिए। जी बिल्कुल, ये है परिवर्तन चेतना मंच का लक्ष्य। तो जन जन सेवा करने वाला जनप्रतिनिधि बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ, जन सेवा करने वाला है तो जनप्रतिनिधि बन रहा है मेरा आज के लोकतंत्र में। अब वो बाद की बात है कि वो जन सेवा अपने सेवा के रूप में साबित हो जा रही है। तो ये तो जनता को डिसाइड करना है, ये तो हमको आपको डिसाइड करना है कि हम बटन दबाते समय किस चीज को सोच के बटन दबा रहे हैं। हम बटन दबाते समय ये सोच के दबा रहे हैं कि फलाना भैया को जिताना है तो फलाना भैया जीत जा रहे हैं। हम बटन दबा रहे हैं कि फलाना भैया को हराना है तो फलाना भैया हार जा रहे हैं। हम कभी इसलिए वोटे नहीं दे रहे हैं कि हमारे बच्चा को नौकरी चाहिए तो कौन बढ़िया है, हमको हॉस्पिटल में सामान चाहिए तो कौन बढ़िया है, हमारे स्कूल बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रहा है तो किसको जिताएं। ये क्वेश्चन नहीं हम कर रहे हैं। ज्यादा इसमें क्या देखते हैं हम चुनाव के टाइम पे, हमारा जाति का कौन है तो जाति को जीत जा रही है। जब तक लोगों के दिमाग में यह बात नहीं आएगी कि लोकतंत्र में मत देने वाले का जागरूक होना बहुत जरूरी है, जब तक जागरूक मतदाता नहीं होगा स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं होगा, और स्वस्थ लोकतंत्र का जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक स्वस्थ और सुंदर राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो जब सर आप विकास की बात कर रहे हैं और आप पढ़े लिखे भी हैं, लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं, परिवर्तन चेतना मंच भी यही काम कर रहा है, तो क्या आप उन लोगों की सोच बदल सकते हैं जो वोट के एक दिन पहले दरवाजे के बाहर खासते हैं कि नहीं हम जगह हैं भाई, हम जगह, हमको मिल सकता है तो लिफाफा दे दो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं यह वही कहना चाह रहा हूं कि जरूर बदलेगा ये समय। क्यों बदलेगा कि पहले के टाइम पे 5-5, 10-10 किलोमीटर पे दूर पे प्राथमिक विद्यालय होता था, और आज हर गांव में बढ़िया प्राथमिक विद्यालय है। और मैं उसके अलावा आज के बच्चे कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे हैं। आज का बच्चा, हम लोग संविधान से मुलाकात मेरी 9वीं क्लास में हुई, और आज का बच्चा 4वीं-5वीं क्लास में संविधान पढ़ रहा है। तो आने वाला दिन जो है वो पढ़े लिखे लोगों का समय है, और ये सब बंद हो जाएगा। ये रुपए पैसे जो चल रहा है वो सारी चीजें आज के समय में अब धीरे धीरे जागरूक लोग हो रहे हैं, तो निश्चित बदलेगा। और वो एक बदलाव के दौर पे चल भी रहा है लोकतंत्र। आने वाला समझिए कि इंटर का लड़का जो आज इस समय इंटर में पढ़ रहा है वो अगले चुनाव में मतदाता है। वो इस रामगढ़ के भविष्य को कम से कम 8,000 10,000 मतदाता डिसाइड करेंगे वो जी। तो वो निश्चित बदलेंगे। उनको खांसने से मतलब नहीं, आप खांसते रहिए, वो समझेंगे कोई टीबी का मरीज जा रहा है। तो इसलिए एकदम निश्चित बदलेगा लोकतंत्र। लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत होगा आने वाले दिनों में। और बहुत से लोगों का सवाल यह भी रह रहा है कि जो आप जन सेवा कर रहे हैं इससे लोग बहुत प्रेरणा ले रहे हैं कि आप एक सरकारी अधिकारी होते हुए भी आप आ रहे हैं, लोगों के बीच में समस्या सुन रहे हैं। उनसे सबसे अच्छी बात लगती है लोगों की, मुझे भी खासकर लगती है, आप गले हक करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज के जो पॉलिटिशियन जो आपसे लाभ के लिए आ रहे हैं आपके द्वार पे कि वोट भैया मुझे दे दिया, ये छाप पे खड़ा बनी हाथ जोड़ के बोलते हैं, वो तक गलत नहीं लगाते हैं, दूर ले प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लेकिन आपका खास बात है कि आप भैया भी बोलते हैं, गली भी लगाते हैं। तो लोगों के इससे बहुत एक रोचक सवाल आ रहा है कि आप विधायक बन के सब काम करिए, आप अपना पद पे हैं, ठीक है, अगर आप पद को त्याग सकें समाज सेवा के लिए
तो आप पद को त्यागिए और समाज सेवा के लिए आप विधायक बन के आइए हमारे क्षेत्र रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और अच्छा कार्य करिए। मैं यही बताना, अभी वही बताया कि मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला। जनता डिमांड कर रही है ना, जनता डिमांड करेगी तो समय आने दीजिए, जनता खुद ही चुन लेगी जिसको चुनना होगा। और ये बाकी हमारा भविष्य क्या होगा ये तो माधव जानते हैं जी। तो मैं भविष्य माधव के हाथ में दिया हूँ और यार जनता डिसाइड करेगी, जनता देखेगी कि क्या करना है, किसको करना है, किसको लाना है, देखेगी तब भी ठीक, नहीं देखेगी तब भी ठीक। मैं तो जहां हूं वहां हूं, मुझे मेरे लिए तो हमेशा ये चेयर मेरे पास है। ढूंढना उन लोगों के लिए जो चेयर को ढूंढने के लिए पूरे दिन ब्लॉक थाना घूमते हैं और वापस लौट के जाते हैं पूरे दिन। उनके लिए जरूरत है कि अच्छा पढ़ा लिखा समझदार युवा है, वो युवा रणधीर ही नहीं हो, वो युवा कोई भी आ सकता है, वो युवा हो सकता है कि आप हो सकते हैं, वो युवा कोई और हो सकता है। आज के युवाओं के लिए सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात क्या चल रही है इस समय? देखिए, मैं आज के युवाओं को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि युवाओं का सबसे अच्छा चीज यह है कि वो बड़ा टेक्नोलॉजी से एकदम सुसज्जित हो गए, क्या बोलते हैं उसको, एकदम जैसे तलवार और वो लेके एकदम सुसज्जित होके आ रहे हैं और बड़ा अच्छा है। नई पीढ़ी देख के अच्छा लगता है कि ये जो जेन जी आ रही है, चैट जीपीटी और एआई के सम्मिश्रण के साथ आ रही है, चैट जीपीटी और एआई मिक्स आ रही है, ये हम लोगों के लिए प्राउड की बात है। बुरा बात यह है कि आज के युवाओं में धैर्य नहीं है। और मैं इन सारे युवाओं को, रामगढ़ विधानसभा के सारे युवाओं को यह संदेश देना चाह रहा हूं कि आप धैर्य बनाइए, पढ़िए, खूब पढ़िए। किस्मत बदलने का एक ही रास्ता है, वह है किताब। अगर आप किताब को पढ़ लेंगे आपकी किस्मत बदल जाएगी। जैसे होता था ना, किलाओं में कुंडली देख के बताता हूँ कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, और अब मैं कह रहा हूँ कि आप कुंडली छोड़िए, किताब के साथ समय दीजिए, मैं निश्चित बता रहा हूँ कि आपका भविष्य बदल जाएगा। जी बिल्कुल। और जो युवा आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, मान लीजिए शिक्षा के अभाव में, मतलब शिक्षा के लिए कठिनाई आ रही हो या अपना कोई प्रोग्राम, अपना बिजनेस करने के लिए, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या करें? ये एक रामगढ़ में समस्या है, रामगढ़ क्या बहुत सारे जगहों की समस्या है कि युवाओं को देखने वाला कोई नहीं है। अगर कोई, मैं भी कुछ दिन पहले मुझे एक युवा मिला, वो मेडिकल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और अपने पूरे जमीन को मॉर्गेज करा दिया है उसने, फिर भी बैंक उसको लोन नहीं दे रहा है। और इसलिए लोन नहीं दे रहा है कि किसी भैया जी का फोन का वो वेट कर रहा है। तो मैं ये एक समस्या है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया जी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। भैया जी का कॉल आएगा तो भैया हम लोन देंगे। मेरा यह मानना है, सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी है उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप पढ़ने वाले लड़कों को जरूर मदद करिए, क्योंकि वह भी एक पुण्य का काम है। जैसे गंगा सागर और अमरनाथ यात्रा पुण्य का काम है, उससे बड़ा पुण्य का काम है कि कोई पढ़ने वाला लड़का है उसको मदद करना। और हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। परिवर्तन चेतना मंच, बहुत सारी समाज की योजनाएं हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। हाँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में ये ठीक है कि स्टूडेंट को जाते जाते पापड़ बेलने पड़ रहे हैं लेने के लिए, उस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। उसके लिए हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध आग्रह कर रहा हूँ कि पढ़ाइए बच्चों को, अपने लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए एक हर बैंक में, बल्कि एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को बैठाइए। आपको बूथ के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा घर घर, आपके लोग तैयार हो जाएंगे। आप लोगों की मदद करिए। बहुत सारे छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तमाम तरह की लोन योजनाएं हैं, उसमें कमीशन बच्चों के साथ मत लेने दीजिए, उनको पहुंचाइए बच्चों को। ये पढ़ेंगे भी आपका रामगढ़ बढ़ेगा। आप जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, आप कुछ भी ला दीजिए, रामगढ़ बढ़ेगा नहीं। पहला यह है। किसानों की भी बहुत बड़ी समस्या है। किसान की अपनी एक समस्या है, समय पे पानी नहीं मिलना, समय पे खाद नहीं मिलना, समय पे बीज नहीं मिलना। और इन सब चीजों के लिए मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का काम बोझ भार में नहीं है। और मैं हर जगह घूम घूम के कह रहा हूं कि मत बुलाइए जनप्रतिनिधि को बोझ भार में। काहे बुलाते हैं भाई? अगर कोई मर गया तो हमारे रिश्तेदार खाएंगे, शादी हो गया तो रिश्तेदार और गांव को बुलाइए, बर्थडे है तो दोस्त को बुलाइए। कि विधायक जी वाला कॉन्सेप्ट, सांसद जी वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए, उनको काम करने दीजिए, उनसे फैसिलिटेशन लीजिए कि आप अगर दूर दराज रामगढ़ के गांव से आते हैं तो रामगढ़ ब्लॉक में, नुआव ब्लॉक में, दुर्गावती ब्लॉक में वह एक सहायक के रूप में वहां एक आदमी भेजे जो आपका काम अगर सही है तो बिना पैसे का करें। जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या एसएससी या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज आपके सजेशन क्या है? मैं एक बात बताता हूं छात्रों के सफल होने का। एक बात मेरी याद रखना कि मां सरस्वती कभी किसी का कर्जा नहीं रखती, कभी किसी का कर्जा नहीं रखती। एकमात्र छात्रों के लिए अधिष्ठात्री देवी हैं।
कभी किसी का कर्जा नहीं रखती। तुम उनको जितना उनके पास इन्वेस्ट करोगे उससे दुगना तुम्हें लौट आएंगी। तो जब तुम किताब हाथ में लेकर बैठते हो तो ये समझो कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, सरस्वती माता के पास जमा हो रहा है, और जैसे परीक्षा और रिजल्ट आएगा उसका दुगना करके लौट आएंगी। धैर्य मत तोड़ना। अब तुम पढ़ ही आधा घंटा रहे हो और सोच रहे हो रिजल्ट 4 घंटे वाला मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। 4 घंटे के रिजल्ट के लिए कम से कम 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपको, और 8 घंटे की नौकरी है तो 4 घंटा तो डेली पढ़िए। 12 घंटे की नौकरी, 24 घंटे की हमको नौकरी मिली है तो हमको 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको जितना बड़ा चाहिए उसका आधा पढ़िए। अब थोड़ा सा आपका पर्सनल बात कर लिया जाए। आपकी आयु अभी कितनी हो गई होगी? आयु मेरी 40 ईयर्स हो गई है। अच्छा। हाँ, 39 ईयर्स हुई है। 39 और 40 के बीच का हूं मैं। जी जी। और क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट कब होगा? रिटायरमेंट मेरी 2044 में है, 2044 में। बहुत लंबा समय, बहुत लंबा सफर है। अभी तो 26 है ना, 2026 है, तो अभी तो हमको लगता है कि बहुत समय है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटायरमेंट होगा। अगर आपके सामने कोई 18 साल का लड़का बैठा है, जैसे मान लीजिए मैं 18 साल का हूँ, आप मुझे अगर आप होते अगर, तो आप क्या सजेस्ट करते? जब आप 18 साल के होते तो आपको सामने होता कि नहीं मुझे एनएसजी कमांडो को सजेशन दे, तो क्या देते आप मुझे? अब मैं यही देता कि एक बढ़िया रूटीन बनाइए, और पहले तो जीवन में एक रूटीन बनाइए। बहुत जरूरी है रूटीन का होना, और रूटीन के साथ साथ आप एकदम मेहनत के साथ आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम में 100% दीजिए, यह मानकर कि उस डायरेक्टर ने मुझे यह काम दिया है। ऊपर जो भगवान है वो हमारा निदेशक है और उसने मुझे यह काम दिया है, उस काम को हमें अच्छे तरीके से करना है। हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि जो काम मिलता है उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। अरे नहीं ठीक नहीं है, ये नहीं करना है हमको, यह नहीं करना है। आप 18 साल की उम्र है, आप किसी भी काम को कर लीजिएगा ना, वो सोना बन जाएगा। अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं 18 साल की उम्र में, आप अभी 18 साल की उम्र में आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप सोचिए आपका भविष्य कितना उज्जवल है। अगर इसको जारी रखिएगा तो 40 साल में भारत के बेस्ट पॉडकास्टर बनिएगा, बिहार का तो बनिए जाएगा, चाहे कितना खराब करिएगा तब भी। मेरा यह मानना है कि यह रखिए, धैर्य रखिए, उम्मीद रखिए, आइए के साथ। हाँ, और लगे रहिए। सबसे बड़ी दिक्कत हम युवाओं के साथ आजकल क्या हो गया है कि कंटिन्यूटी नहीं है, निरंतरता नहीं है। 5 दिन कोई काम करते हैं और फिर करके छोड़ देते हैं। मत थकिए, मत तोड़िए। आप देखे होंगे मेरे ऑफिस में लगा है कि भागने से नहीं, भाग लेने से जीत मिलती है पार्थ। ये अर्जुन का संदेश है गीता में। भाग लेने से नहीं, भाग्य से। हाँ, भागने से नहीं, भाग लेने से जीत मिलती है पार्थ। तो जरूरी है कि आप जो चीज पाना चाहते हैं उसमें घुस के पाइए, उसको एकदम दबा के पाइए, रगड़ के पाइए। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी शादी तो शायद मेरे ख्याल से हो गई होगी। शादी हो गई है, ख्याल से क्या हो ही गई है। तो आपके बच्चे नहीं है, और यह सौभाग्य है मेरा, भगवान ने मुझे यह बहुत अच्छा सौभाग्य दिया है कि मुझे औरों के बच्चों के मदद करने के लिए छोड़ा है। तो मैं इसको गिफ्ट मानता हूं भगवान का दिया हुआ, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे भटक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हो रहे होंगे। मैं भगवान इतनी ताकत दो कि मैं उन सारे बच्चों के लिए काम कर सकूं। तो आपकी वाइफ हो गई या आपके पिताजी हो गए और आपकी फैमिली एक बार डिमांड करते हो कि आपसे कि ठीक है बेटा, तुम जॉब कर रहे हो वहाँ एनएसजी में, वहां से जब घर पे आए, यहाँ पे आके जन सेवा कर रहे हो, कम से कम फैमिली के लिए समय दो। समय नहीं मांगते वो लोग आपसे। मेरा यह मानना है कि जब आप बड़ा परिवार चुन लेते हैं तो छोटा परिवार उसी में शामिल है। हमारा बड़ा परिवार हो चुका है। आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं अगर मुहूर्त जाता हूं तो किसी के घर में बैठता हूं तो लगता है वो मेरा परिवार है, और मैं अगर इधर खजुरा तक जाता हूं किसी के पास बैठता हूं तो मुझे लगता है वो मेरा परिवार है। यही नहीं, कहीं भी कोई भी मिलता है इन सब के परे भी तो मुझे लगता है कि वो मेरा परिवार है। अरे मानने की बात है, आप मान लीजिए किसी को तो जरूरी नहीं है कि वो आप ही का बच्चा आपके काम आएगा। आप जिसके लिए कर दीजिएगा वो आपके जीवन में काम आएगा। जी बिल्कुल। आप एनएसजी कमांडो, आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? यार खाली समय में मैं सबसे ज्यादा मुझे पसंद है आजकल की बीबीसी न्यूज सुनना। अच्छा। मेरी एक आदत है कि मैं रात में 2 बजे भी आऊंगा और 3 बजे भी सोऊंगा, और मैं जब तक न्यूज नहीं सुनता हूं मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं रात में पर डे न्यूज सुनता हूं, और ये 2002 से जब मैं पढ़ाई शुरू किया था तब से लेके आज तक मेरी एक आदत है कि बिना न्यूज सुने मुझे नींद ही नहीं आएगी। मैं अपने अब आजकल चूंकि यूट्यूब से आता रहता है तो यूट्यूब से बीबीसी न्यूज लगा के तब आंख बंद करता हूँ और न्यूज चलते रहता है, फिर मुझे नींद आती है।
अगर आपकी पूरी जो जिंदगी है, हाँ। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके, एनएसजी में काम कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, परिवर्तन चेतना मंच के आप जो संरक्षक हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और सारे संरक्षक से, तो आप अपने जीवन को एक लाइन में अगर संग्रहित करना हो तो कैसे उसे बोलेंगे? कि जिंदगी अनिश्चित है और इतना करके जाओ और इतना अच्छा करके जाओ कि जब ऊपर वाले के पास पहुंचो तो उसको लगे कि एक अच्छा आदमी आया है, इसको यहां भी अच्छा काम दो। बस। आपके जो दोस्त वगैरह हैं, जो आपके बचपन के दोस्त हों या आपके जब आप अधिकारी बन रहे हो तब आपके दोस्त बने होंगे, आप उनसे सुनना क्या पसंद करते हैं? एक सर के रूप में सुनना पसंद करेंगे या भैया या नाम से? नहीं, मैं जो गांव के दोस्त हैं उनसे यह सुनना पसंद करता हूँ कि भाई तुम बेकार आदमी हो, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो सर्विस के दोस्त हैं उनसे यह सुनना पसंद करता हूँ कि यार तुम बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हारा काम देख के हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है। और जो यहाँ के जो मेरे अभी दोस्त बने हैं या मैं जिन लोगों से घूम घूम के मिल रहा हूँ उनसे यह अच्छा लगता है कि ये भैया कुछ ऐसा किया जाए कि रामगढ़ की तकदीर बदल जाए। ये 3 वर्ड मुझे प्रभावित करते हैं। आपके जीवन का सबसे कठिन दौर कौन सा रहा? जीवन का सबसे कठिन दौर रहा पढ़ाई का दौर। हर छात्र के लिए सबसे बड़ा कठिन का दौर पढ़ाई का दौर होता है। और पढ़ाई मैं आपको बताता हूँ कि हम पढ़ते थे किताब तो उस समय तो मजा आता था। मजा मीन्स कि हाँ पढ़ रहा हूँ, जैसे ही मन भटकता था लगता था कि यार पढ़ रहा हूँ और नौकरी नहीं लगेगा तब क्या करूंगा। हाँ, ये तो संकोच हो जाता है। और हर स्टूडेंट के लिए बात परेशान करती है। और मैं कोचिंग के लिए गया तो कोचिंग में मांग दिया 1000 रुपया और मेरे पास 500 रुपये बचा था। अब मैं कैसे करूं? मैं डिस्काउंट कराता रहा, दिन भर घूमता रहा, पीछे नहीं किया। मैं वापस आया, हमने कहा यार बिना कोचिंग का तो हम पास ही नहीं हो पाएंगे। फिर मैंने पढ़ा यार ऊपर वाला भी तो एक है, वो जिसको चाह लेता है वो चाह गया कि राजा रामचंद्र गद्दी पर बैठेंगे। तो 14 बरस का वनवास दिया कैकेयी ने, फिर भी वो लौट के आए और राजगद्दी पे बैठे। इवन जिसको राजा बनना था वो तो गद्दी पे बैठा नहीं, वो तो खिलाऊं भी उसका लेकर आया। तो इस धैर्य के साथ पढ़िए कि आपकी किस्मत भी कुछ चीजें डिसाइड करती हैं कर्म के साथ साथ। अगर आप एनएसजी नहीं बनते, और सीरियस ही वाला है, अगर आप एनएसजी नहीं बनते और सरकारी अधिकारी नहीं बनते तो क्या बनते आप? मैं किसान बनता, खेत में खेती करता, दिन भर जाड़ा गर्मी बरसात में परेशान होता और फसल ले लेके ट्राली में इधर उधर घूमता। और क्या बनता है किसान? सामान्य किसान घर का लड़का यही बनता है। और यूपीएससी भी छोड़ के दूसरा एग्जाम ही देते? नहीं, अगर नहीं यूपीएससी नहीं बनता तो मैं आपको सच बताऊं तो मैं इतना काबिल नहीं था। अगर यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो मैं, क्योंकि मेरे पैटर्न, मेरे सिलेबस, पढ़ाई का ढंग केवल यूपीएससी था, उसके अलावा सच में मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं होता। और मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैं यूपीएससी के ही किताबें पढ़ता था, यूपीएससी की ही मेरी सिलेबस थी। इसके अलावा अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो मैं किसान रहता और हो सकता था कि जमीन घटते रहता और मैं उसी में लगे रहता। आपके जो अभी साथी हैं जिनको मैं अक्सर देखता रहता हूँ मोबाइल पे, जैसे कि नीतीश भैया हो गए, राजीव भैया हो गए और सारे भैया हैं जिनका नाम नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग लगे हुए हैं। नीतीश है, राजीव है, बलबीर है, मनीष है, हमारा सबसे मजबूत साथी जलालुद्दीन कुरैशी है, बहुत अच्छा समाजिक कार्य कर रहा है, उससे मैं प्रेरणा लेता हूँ। और दिनेश है, एनडीआरएफ इंस्पेक्टर हैं, मुरली मनोहर हैं, रामलड्डू चंद्रवंशी हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, गणेश भैया लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो हर आदमी समाज सेवा कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया, उस समाज सेवा को एक मंच दे दिया। एक रैपिड फायर होता है जो लगातार क्वेश्चन और एक बिल्कुल। आपकी पसंदीदा शिक्षक कौन रही है? रही है ना रहा है, मतलब रहा रही है, जो भी दोनों में अंतर होता है। रहा में मेरे पसंदीदा शिक्षक जो है वो यहाँ पे एक जगदीप सर हुआ करते थे। यहाँ हम लोगों को पढ़ाते थे हाई स्कूल में, उच्च विद्यालय रामगढ़ में, और मैं उनका ताउम्र उनको नहीं भूल सकता। मैं जगदीप सर को मैं ताउम्र नहीं भूल सकता। एक हमारे जो है वो टिकाधारी सर से संस्कृत पढ़ाते थे, तो मैं उनको भी बहुत नहीं भूल सकता क्योंकि उन लोगों का योगदान रहा है मेरे जीवन में। आपकी पसंदीदा किताब? मेरी पसंदीदा बुक जो है वो मैला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु की, जिसको मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ। और जब भी कभी मन नहीं लगता है तो मैं उनको ले आता हूँ, उस किताब को पढ़ता हूँ। इसके अलावा प्रेमचंद की गोदान है, हाँ वो बहुत अच्छी किताब है, उसको सबको पढ़ना चाहिए, खासकर यहाँ के लोग। और आप चाय पीना पसंद करेंगे? बिल्कुल, मैं कॉफी पीना पसंद करता हूँ, ब्लैक कॉफी। आप कौन से नेता को पसंद करते हैं?
मैं सच पूछिए तो मैं पसंद करता था, करता हूँ। चंद्रशेखर जी थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी, मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, क्या आप कौन से प्रधानमंत्री को अभी तक पसंद किए हैं? तो वो नेता भी थे और प्रधानमंत्री जी भी थे। तो वो चंद्रशेखर जी को मैं पर्सनल नहीं देखा हूँ, उनको किताबों से पढ़ा हूँ, उनके व्यक्तित्व के बारे में सुना हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और विचारधारा पूछेगा कि विचारधारा में किस कौन पसंद है, तो मैं राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ता हूँ, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ता हूँ, मुझे स्वामी विवेकानंद जी बहुत पसंद है, और बहुत सारे लोग हैं जो आपके जीवन को मिलकर प्रभावित। इन फ्यूचर जैसे कि आप बोले थे कि अगर लोगों को समर्थन रहा और लोगों ने चाहा तो हम पॉलिटिशियन में आएंगे। मैंने ये नहीं बोला, अगर लोग चाहेंगे खड़ा करेंगे तो आएंगे। हम कौन होते हैं कहने वाले, लोग कहेंगे, लोगों से पूछ लो, लोग कह रहे हैं। लोगों का क्वेश्चन मैं कैसे बता सकता हूँ? तो मान लीजिए कि अगर आपको आना हो इन फ्यूचर, लोग लाए या आप आए या कैसे भी, तो आप किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे, आरजेडी या बीजेपी? दोनों में से कोई एक। क्या पता परिवर्तन जनता मंच की पार्टी हो। फिर हम क्या कर सकते हैं? पार्टी बनाएंगे आप? नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हम बनाने वाले भी कोई नहीं है, जनता बनाएगी। जनता नहीं, संगठन बनाएगा। और वो कोई जरूरी नहीं है, संगठन से कोई जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ। संगठन से हो सकता है जलालुद्दीन कुरैशी आ जाए, हो सकता है रमाकांत राम आ जाए, हो सकता है कोई पप्पू मुसहर आ जाएगा। आज से 5 साल बाद अपने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को आप कहाँ देखना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहता हूँ कि रामगढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा जरूरत है करप्शन फ्री बनाने की, और उम्मीद है कि 5 साल बाद रामगढ़ करप्शन फ्री रहेगा। धन्यवाद इतना समय देने के लिए। इसी के साथ पॉडकास्ट अंत हो रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो त्रुटि जो गलती होगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर आपकी नजर में कोई हो कि उसके साथ करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद सर, इतना कीमती बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किए होंगे, इंटरव्यू किए होंगे, हमारे साथ आपको कैसे? बहुत अच्छा लगा, हमारी मिट्टी का, हमारे क्षेत्र का, हमारा छोटा भाई इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है और हमें अच्छा लग रहा है। मैं इसके साथ ही उन सारे युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका थोड़ा भी रुझान है, आपकी वीडियोज के क्षेत्र में थोड़ा भी रुझान है, फोटोग्राफरी के क्षेत्र में थोड़ा भी रुझान है, तो जरूर उस रुझान को आगे बढ़ाएंगे। पॉडकास्ट करना, न्यूज एंकर बनना, छायाकार बनना, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, बहुत अच्छा फील्ड है। ये फील्ड अधूरा है, आप जैसे लड़के इसको पूरा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है रामगढ़ के लिए। उन सारे युवाओं को संदेश है कि केवल फोटो खींच के रील मत बनाइए, क्या पता फोटो खींचने के साथ साथ आपकी जिंदगी भी संवर जाए, इसमें भी एक फ्यूचर है और बहुत अच्छा फ्यूचर है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बंद करो।